Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to cover the Attorney General of India, chapter 52 of Indian Polity. Okay, so the reference for this series I have taken from the Lakshmikant book. Again, I will say that this book is very important one as far as civil services examination is concerned, whether you are preparing for any state civil services examination or you are preparing for UPSC. Okay, so for both the purpose, these classes will be definitely helpful to you because I have put all my efforts in these classes, and in fact I have I'm working very hard to complete them as early as possible because I know the examinations UPSC schedule is very near. इट इज़ आई थिंक 4th अक्टूबर से पहले, बहुत पहले मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा सिलेबस आपको कवर कर दूँ. सो वन मोर बेनिफिट ऑफ दीज क्लासेस वुड बी डेफिनेटली द नोट्स, because as you know I have already provided the Indian economy series. Indian economy, the reference I have taken from Ramesh Singh book, and this series is again very important because notes I have also provided. Notes as a PDF I have given you, so you can complete this series in 5 to 6 days, and then you can revise them multiple times through the notes. Okay, so for this also Indian polity also I am planning to give you the notes. So notes I'm planning to give you at the completion of the series. Okay, so definitely you'll be good. So if you are new to the channel, then definitely you should subscribe my channel, and also do not forget to press the bell icon so that you can get the notification of my classes whenever I upload the video. Okay, so let's begin. Point wise we will study about this is very small chapter, Attorney General of India. Okay, so Article 76 Indian Constitution का कहता है कि there must be an office of Attorney General and he should be the highest law officer. तो अकॉर्डिंगली इसके द्वारा इस प्रोविजन के अंदर एक ऑफिस बनाया गया है, ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल. एंड जो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं ये हमारे कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं. So let's move to the next point. So next point इनके अपॉइंटमेंट और टर्म से रिलेटेड है. इनका अपॉइंटमेंट बेसिकली प्रेसिडेंट ही करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट होते हैं आपने देखा होगा कि उनका अपॉइंटमेंट आपको प्रेसिडेंट के द्वारा ही मिलता है. यहाँ पे ये एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं. इट शुड बी द पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. वो एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कि उनका क्वालिफिकेशन जो हो, क्वालिफाइड हो बेसिकली वो टू बिकम ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इनका टर्म क्या होता है. इनका टर्म इज बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फिक्स बताया नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी रिटर्न में नहीं है कि इतना टर्म होगा इनका, इतना नहीं होगा. कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. एंड इनफैक्ट इनके रिमूवल से भी रिलेटेड कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है. ही वर्क्स अंडर द ही बेसिकली वर्क्स अंडर द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब भी चाहे इनको रिमूव कर सकते हैं. ही ऑल्सो ही कैन क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. अगेन एक लेटर लिखते हैं, रेजिग्नेशन लिख के लेटर डाल के प्रेसिडेंट को सबमिट करके ये छोड़ भी सकते हैं अपना पद. ही हैज टू रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइन्स, क्योंकि बिकॉज इनका चयन ही, इनकी नियुक्ति ही गवर्नमेंट के द्वारा होती है. तो जब कैबिनेट, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब रिजाइन करती है, देन कंपल्सरली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज टू आल्सो रिजाइन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनकी रिम्यूनरेशन मतलब इनकी सैलरी वगैरह जो है वो भी फिक्स नहीं है. He receives such remuneration as the president may determine. प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं इनकी सैलरी भी, रिम्यूनरेशन भी. इनकी ड्यूटीज और फंक्शंस जान लेते हैं क्या क्या होती है. ही हैज टू एडवाइस द गवर्नमेंट इन द मैटर्स ऑफ लीगल नेचर. लीगल मैटर्स में ये एडवाइस करते हैं.
and he has to basically also advise the government on the matters which are referred to him by the president, and he has to work under the principles of constitution and any other law which are established by parliament. ठीक है, तो लॉ के अगेंस्ट जाके काम नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से ही इनको काम करना होता है, ऐसा नहीं कि इसके अगेंस्ट जाके काम करने लगे. सो दीज आर द ड्यूटीज. देन अदर ड्यूटीज भी करनी होती है ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, जो भी ड्यूटी इनको दी जाए लीगल नेचर की होनी चाहिए और प्रेसिडेंट दे सकते हैं इनको ड्यूटी. देन अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने इनको कुछ ड्यूटीज दी हैं फॉर द अटॉर्नी जनरल. इनको क्या क्या ड्यूटीज दी हैं देख लेते हैं एक एक करके. बेसिकली ही हैज टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. जब भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंसर्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंसर्न है, तो वहां पे गवर्नमेंट के वकील की तरह जाते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे यहाँ पे जाके गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं. ठीक है, then he has to represent the government of India in reference made by the president to the Supreme Court under article 143. तो जब भी कंसल्ट करते हैं, आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है, पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं. उस केस में ओपिनियन लेना होता है तो अटॉर्नी जनरल को भेजा जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. जाते हैं वहां पे, जो भी रेफरेंस प्रेसिडेंट मेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट रहते हैं. He also he has to appear when required by the government of India in any high court. जब भी हाई कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो वहां पे भी इनको अपीयर करना पड़ता है as far as the case or the reference or the anything, any matter विच इज ऑफ कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न में हो और हाई कोर्ट में कोई मामला है तो वहां पे भी जाके अपीयर होते हैं. अब इनका कुछ राइट्स एंड लिमिटेशंस भी है, देख लेते हैं एक करके. इनको राइट है, राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट. जितनी भी कोर्ट है इंडिया में कहीं पे भी जाके एज ए ऑडियंस बैठ सकते हैं, ये सुन सकते हैं, देख सकते हैं कार्रवाई को. ठीक है, ही हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस. आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द हाउसेस मींस लोकसभा राज्यसभा, दोनों में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते. ठीक है, विदाउट वोट सारी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वोटिंग नहीं करते. ही कैन इवन पार्टिसिपेट इन द ज्वाइंट सिटिंग. ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है? जब भी कोई मैटर ऐसा है, कोई लॉ है, कोई लेजिस्लेशन बनने वाला है, बिल है, जिसपे दोनों हाउसेस में डिफरेंसेस है, तो ज्वाइंट सिटिंग उस केस में बुलाई जाती है. He can also take part in the committee of parliament of which he may be named as a member. तो जहाँ पे मेंबर इनको बनाया जाएगा वहाँ पे भी ये पार्टिसिपेट करेंगे, बट विदाउट राइट टू वोट. ये वोट नहीं कर सकते हैं मैटर्स में. पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, कमेटी वगैरह एक्सेट्रा में, बट वोटिंग नहीं कर सकते. He has privileges and immunities as that of the member of parliament. ठीक है, जितनी भी इम्यूनिटीज वगैरह सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी है. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या क्या, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे इम्यूनिटी रहती है, वो सारी इम्यूनिटी इनको भी दी जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है, ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डेफिनेटली, कैसे यार, गवर्नमेंट के वकील हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में तो कोई बात बोलना ही नहीं है. He can even he should not advise or hold brief in cases in which he is called upon to advise or appear for the government of India. तो against में बातें नहीं बोलनी है. He should not defend any accused person in criminal prosecution without the permission of government of India. ठीक है, ये सारी बातें इनको ध्यान में रखनी है. These are the limitations. He should also not accept appointment as a director in any company or corporation because ये government of India का वकील है, तो ये किसी कंपनी वगैरह में, किसी कॉर्पोरेशन में इनको लिमिटेशन रखा गया है कि ये वहाँ पे डायरेक्टर लेवल की अपॉइंटमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकते अंटिल अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इनको अलाउ करे. ठीक है, तब कर सकते हैं, अदरवाइज जनरली नहीं करते. He should not advise any ministry or department of government of India or any statutory organization or any public sector undertaking unless, यहाँ पे पॉइंट देखना, unless the proposal or reference is in this regard is received through the Ministry of Law and Justice. ओवरऑल इनके ऊपर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ये इनको, इनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं. इस इनके परमिशन के बिना इस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ
लीगल अफेयर्स, इनके परमिशन के बिना ये किसी भी मिनिस्ट्री वगैरह के को एडवाइस नहीं कर सकते हैं ऑन द लीगल मैटर्स, या फिर किसी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को, पीएसयू को एडवाइस नहीं दे सकते बिना परमिशन के, ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशंस basically for the Attorney General of India. Next is he should not he is basically not a full time counsel for the government, because इनको हटाया जा सकता है कभी भी, and he is also not in the category of government service. गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं ये, इनकी नियुक्ति की जाती है फॉर द, एक वकील की तरह हायर करती है सरकार बेसिकली। एंड ही इज ऑल्सो नॉट डिबेट फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, तो अपनी खुद की प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस पैसे लेके कर भी सकते हैं। अब एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का भी पोस्ट होता है, वो भी जान लीजिए। देयर आर अदर लॉ ऑफिसर्स बाय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली टू हेल्प द अटॉर्नी जनरल, इन्हीं के हेल्प के लिए ये है। एक होते हैं उनमें से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड दूसरे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दे बेसिकली असिस्ट द एजी इन फंक्शनिंग ऑफ the rules I have explained you here, and एक और यहाँ पॉइंट ये है कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ओनली ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल क्रिएट किया था। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो दो ऑफिसर्स मैंने बताई, जो दो लॉ ऑफिसर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, असिस्ट कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल को, इनकी ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 76 क्लियर कहता है कि देयर मस्ट बी ए ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जस्ट ऐसे उसमें कहीं भी सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की जिक्र नहीं की गई है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अटॉर्नी जनरल का छोटा सा क्लास मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप कि आपको पसंद तो आया ही होगा। पसंद आया तो लाइक मारो, शेयर करो दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड दैट्स ऑल। बाय।